अर्नेस्ट हैकर के बारे में लिखिएगा। अर्नेस्ट हैकर, इन्होंने कुछ हमें बताया था। कल मैंने आपको इनसे बारे में बात किया था। मैंने बोला था कि इनका ये बोलना कि एम्ब्रियो की जो फर्स्ट लेयर रहती है वो सेम होती है। अगर एम्ब्रियो की फर्स्ट लेयर सेम है, इसका मतलब हमारे एंसेस्टर सेम है। तो इसकी वजह से उन्होंने एक लॉ दिया था, वही लॉ लिखना है। देखिए, अर्नेस्ट हैकर के बारे में लिखिए। ही एक्सप्लेन बायोजेनेटिक लॉ। He explained biogenetic law or recapitulation theory. Recapitulation theory. अगर एक्स्ट्रा में एग्जाम में आया तो एक्स्ट्रा में आएगा। उनका ऐसा बोलना था, ये अर्नेस्ट हैकर का ऑन्टोजेनी recapitulate ontogeny recapitulate phylogeny। अब ये शब्द का मीनिंग जान लो, फिर लिख लो ये शब्द। अर्नेस्ट हैकर की बात हो रही है। ontogeny recapitulates phylogeny। अब इसका मीनिंग जानो। क्या लिखा आपने? ऑन्टोजेनी, ये शब्द एक्स्ट्रा में है, पहले क्लियर किया मैंने, ये आता है एग्जाम में। हाँ सुनो बेटा, ऑन्टोजेनी का मतलब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। व्हाट इज ऑन्टोजेनी? एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। रिकैपिट का मतलब होता है रिपीट, इसका मीनिंग है रिपीट। और फाइलोजेनी का मतलब है हिस्ट्री, हिस्ट्री। सर ये क्या इंडिकेट कर रहा? सुनो, ये ऑन्टोजेनी का मतलब है एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो रहे आपके सामने। रिकैपिट का मतलब है रिपीट, रिपीट का मतलब होता है लगभग सभी के एम्ब्रियो सेम है। यहाँ रिपीट का मतलब होता है सभी के एम्ब्रियो सेम है। दिख रहा है सर? मतलब एक में के क्लोन दिख रहे हैं, हम शक्ल दिख रहे हैं, हम शक्ल का मतलब रिपीट हुआ। और फाइलोजेनी का मतलब ये होता है कि हमारे पूर्वज एक है। फाइलोजेनी का मतलब क्या है? हमारे पूर्वज एक है। ओके, तो ऑन्टोजेनी का मतलब है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। रिपीट का मतलब सबके एम्ब्रियो लगभग कैसे हैं? सेम है, तो उसको रिपीट बोलते हैं। और इससे पता चलेगा कि हम सब एक ही पेरेंट से आए हुए हैं। तो एक ही पेरेंट से आए हुए, इसका मीनिंग क्या है? फाइलोजेनी। दैट्स आवर हिस्ट्री, वी हैव कॉमन एंसेस्टर। ऐसी बात है बेटा, ये ऐसा होता है ये। ओके, हाँ। उसके पहले ये लिखो ऑन्टोजेनी का मीनिंग क्या है। ऑन्टोजेनी का मीनिंग लिखो स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ऑन्टोजेनी का मीनिंग है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। ऑन्टोजेनी का मीनिंग है स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। चलो, हो गया वो। अब आते हैं नए टॉपिक पे, आज की बात करते हैं। ये कहीं दिख रहा है एनसीईआरटी में तो ओपन करो, या जिन्होंने मॉड्यूल लाया वहां पर भी है ये।
मैं पहले बता दूं, ये चैप्टर थ्योरेटिकल है, आपको एनसीईआरटी से या फिर आपके मॉड्यूल से 1 बाय 1 धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, सोच समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो सर ये क्या है बेटा? ये होता है बायोकेमिकल। ये बायोकेमिकल क्या है समझाते हैं। ये बायोकेमिकल वो चीज़ है, चाहे आप सेल लो बैक्टीरिया का, फिलहाल लिखो मत, चाहे आप सेल ले लो प्लांट का, आप एनिमल का सेल लो, आप बैक्टीरिया का सेल लो, प्लांट का सेल लो, एनिमल का सेल लो, आपको सभी के सेल में केमिकल सेम मिलेंगे, केमिकल सेम है। सभी के सेल में आपको डीएनए मिल जाएगा, आरएनए मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, लिपिड मिल जाएगा, और कार्ब मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि डीएनए सिर्फ हमारे अंदर है, बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए होता है, बैक्टीरिया के अंदर भी प्रोटीन होता है। मतलब सभी के अंदर केमिस्ट्री लगभग सेम है। अगर सभी के अंदर केमिस्ट्री सेम है, इसका मतलब सभी एक ही पेड़ से आए हुए हैं, सभी एक ही पेड़ की ब्रांचेस है, मतलब इन सबका पेड़ एक ही है, सबका सेल एक ही था। समझ रहे बात को? वी हैव कॉमन एंसेस्टर। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर आप इनको देखेंगे, चाहे प्रोटीन को देखो, जीन्स को देखो, तो आपको ये फील होगा कि सबकी कॉमन एंसेस्ट्री है, सबके पूर्वज है, क्योंकि सबके अंदर वही केमिकल पाए गए। अब ये क्या लिखा है वो समझाता हूं मैं, सुन ले मेरी बात, देख ले बेटा। आपको 10th में था ये, एक जीन होता है, जीन जब खुद को एक्सप्रेस करता है तो उससे आरएनए बनता है, आरएनए एक्सप्रेस करता है तो प्रोटीन बनता है। सर समझ में आया? बेटा जीन से क्या बनेगा, आरएनए से क्या बनेगा? रिपीट कर, जीन माने डीएनए। व्हाट इज जीन? डीएनए से क्या बना, उससे क्या बना? प्रोटीन। तो सर इसको बोलते हैं बेटा जीन एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो रिपीट कर, जीन से क्या बना, उससे क्या बना, इसको बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। और ये सबके अंदर हो रहा है, बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है, प्लांट के अंदर हो रहा है, हमारे अंदर हो रहा है, मतलब सर सभी के अंदर तो हो रहा है ये। इसका मतलब सर वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री। बस मुझे वही बात बोलनी थी आपसे। क्लियर हुआ? क्ल्यू मिला आपको? प्रूफ मिल गया? ओके। तो बताइए सबके अंदर क्या सेम है? आरएनए, प्रोटीन, डीएनए सब सेम है। ओके, मतलब सभी के अंदर है वो चीज। ओके सर, इसको मैं पॉइंट दूंगा बायोकेमिकल नेचर, सबके अंदर सेम है। हो गया पैराग्राफ? को उतना ही था, छोटा सा था। इसके बाद ये है क्या, देखो। हाँ हाँ, आप में कितने बच्चे हैं जिनके घर में डॉगी है? डॉग है, डॉग। नो वन है? कुटला है? था? कौन सा था? मतलब कौन सी प्रजाति थी? ओके, हाँ तो कौन सी प्रजाति थी? ओके, ठीक है। आपको लेब्रा पता है? ब्रीड है वो, प्रजाति है। एक डॉबरमैन है, अल्सेसियन है ना, जर्मन शेफर्ड है, अलग अलग प्रजाति है। कौन सा? हस्की? हाँ, मुझे नहीं पता, नाम सुना लेकिन अच्छा नाम है। तो सर ये जो प्रजातियां मैंने बोली, ये डॉग की प्रजातियां है। जैसे चावल में प्रजातियां होती हैं, काली मूछ, बासमती, हाँ, अलग अलग प्रजातियां होती है। जैसे गायों में प्रजातियां होती, काऊ में, जैसे साहिवाल, जर्सी, जाफराबादी तो भैंस है में आता, जाफराबादी भैंस का प्रजाति है। मुर्रा, ये नाम याद रहो कुछ, ये आपके स्टेट बोर्ड में है नाम, ये 12th के स्टेट बोर्ड में आते हैं।
मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी प्रजाति के बारे में, उसको ब्रीड के बारे में। क्यों सर, समझाता हूँ, ध्यान दे मेरी तरफ। सर, हमें इंसान ने क्या किया, एनिमल और प्लांट दोनों में एक चीज कॉमन रखी, वो है ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग और प्लांट का ब्रीडिंग। अब ये मैं आपको समझाता हूँ, ये ब्रीडिंग क्या चीज होती है। सुनो मेरी बात। प्लांट का ब्रीडिंग का मतलब है, एक गेहूं है, गेहूं जिसका एक ब्रीड है, ब्रीड माने उसकी एक प्रजाति है, और इस प्रजाति की खासियत ये, इस गेहूं की खासियत ये है कि इस गेहूं को दाने बहुत आते हैं, मतलब सीड बड़ी मात्रा में आते हैं, इसके सीड बहुत आते हैं इसको, मतलब इस गेहूं वाले प्लांट को गेहूं बहुत आते हैं। उसको मैंने क्रॉस किया, उसको मैंने क्रॉस किया एक दूसरे गेहूं के साथ, एक दूसरे गेहूं के साथ। यहाँ गेहूं आएगा, चावल नहीं आएगा, गेहूं आएगा, गेहूं क्रॉस विद गेहूं। तो ये गेहूं की खासियत ये है कि ये गेहूं जो है ये अच्छे क्वालिटी का है, अच्छे क्वालिटी का है। अब ये हुआ एक ब्रीड, ये पीले कलर का ब्रीड, और ये हुआ बेटा ग्रीन कलर का ब्रीड। जब मैं इन दोनों को क्रॉस करूं तो अल्टीमेटली मुझे जो ब्रीड मिलेगा, गेहूं ही मिलेगा, उसको मैं क्या बोलूं, हाइब्रिड। क्या बोलूं मैं, हाइब्रिड। तो मैंने ये करवाया ताकि मुझे ऐसा गेहूं चाहिए कि जिसमें दाने भी अच्छे आते हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो मैंने क्रॉस किया, दोनों कैरेक्टर एक ही इसमें आ गए, तो ये बन गया हाइब्रिड। समझ में आया तुझे। सेम मैंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैंने डॉग ऐसा बनाया, एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको लास्ट टाइम, इसका दिया था क्या, वापस करता हूँ, रिपीट करता हूँ। मुझे डॉग ऐसा चाहिए जिसके ऊपर बहुत हेयर हो, बहुत हेयर हो, और जिसका जॉ अच्छा हो, या जिसकी बार्किंग कैपेसिटी अच्छा हो। सिर्फ वो शो के लिए काम नहीं करेगा, चोर आएगा तो उसको भगाने के लिए काम करेगा। तो कुछ डॉग चोर आते के बराबर घर में चले जाते हैं, उनको ही बचाना पड़ता है। मतलब थोड़ा डेंजर चाहिए, मतलब चोर देख के भाग जाए, चोर भाग जाए, डॉग नहीं। अब मैंने क्या किया, क्योंकि मैं डॉग की बात क्यों किया, क्योंकि सर डॉग ऐसा एनिमल है, पहले से वो पेट एनिमल है। लगभग आज से 10,000 साल पहले हमने खेती बाड़ी शुरू की। कितने साल पहले खेती बाड़ी शुरू की? खेत की वजह से लोग गांव बसाना शुरू कर दिए। तो लोग पहले माइग्रेशन वाले थे, हमारा स्टेबल ठिकाना नहीं था। मैं आज से 10,000 ईयर के पहले वाली बात कर रहा हूँ। वी आर माइग्रेटरी, मतलब वी वेयर माइग्रेटरी। हम कहीं रुकते नहीं थे, हम एनिमल जैसे थे, कोई ठिकाना नहीं, जहाँ खाना मिले वहाँ हम चले जाते थे। इसलिए अफ्रीका का जो एनिमल है, या अफ्रीका का ह्यूमन आज पूरी दुनिया में फैल क्यों गया, उसका एक कारण था भोजन, फूड। खाने के तलाश में, शिकार के तलाश में हम चलते गए, चलते गए, चलते गए। इसलिए अफ्रीका से निकले एशिया में आए, एशिया से निकले यूरोप चले गए, फिर वहाँ से और डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो मेरा ये बोलना है, तो पहले इंसान ने फिर खेती बाड़ी की कोशिश की, मतलब खेती बाड़ी उन्होंने रिसर्च किया कि खेती बाड़ी हो सकती है। फिर खेत आया तो उसकी सुरक्षा आई, सुरक्षा आया तो वही रहने लगे, वहाँ रहने लगे तो गांव बस गया। कौन लग गया, गांव बस गए। फिर गांव में सुरक्षा चाहिए, फिर उन्होंने एनिमल को रियरिंग करना शुरू किया। उसमें घोड़ा था, बैल था, गाय थी, और एक सुरक्षा के लिए डॉग था। तो डॉग ऐसे आया। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ। और आपको एक चीज फील होगा, जितने भी गांव बसे हैं वो मोस्टली, या शहर बसे हैं, वो नदी के बाजू में है। कहाँ है? नदियों के बाजू में है। तो ऐसा कंसेप्ट था ये। मैंने आपको पॉपुलेशन के बारे में बताया था क्या? ये भी एक कारण था। आपको ये पता है कि यूपी और बिहार का पॉपुलेशन क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ नदियाँ ज्यादा हैं। पंजाब में नदियाँ ज़्यादा है, तो जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंस हुआ, इसलिए वहाँ का पॉपुलेशन पहले से ही ज़्यादा है। उसका कारण ये भी है, जैसे पुणे का पॉपुलेशन क्यों ज़्यादा हुआ अभी? जॉब की वजह से। सेम कारण, उस समय भोजन की वजह से, नदी की वजह से, पानी,
फूड की वजह से जहाँ जहाँ नदी है वहाँ पॉपुलेशन बढ़ गया। ओके, मतलब वो भी एक कारण हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ने का, बाकी तो है ही। तो एनिमल ब्रीडिंग में क्या किया हमने सर, एक डॉग लिया जो अलग ब्रीड का था, उसको क्रॉस किया अलग ब्रीड से, और दोनों में हमें क्या मिला सर, एक अलग डॉग मिला जो हाइब्रिड होता है। ये इंसान ने किया प्रैक्टिकल। तो सर इसमें बोलना क्या है हमें, बेटा मुझे ये बोलना है कि दो डॉग जो है, ये डॉग, उसमें हमने क्रॉसिंग करके इसका डीएनए मिला के नया डॉग बनाया जिसमें अलग ही डीएनए है, दोनों का डीएनए आ गया इसमें, ये हमने करवाया। और ये विद इन मतलब कम टाइम में होता है। मतलब ये जो आपको नया प्रजाति मिल रहा है ये हाइब्रिड है, मतलब नया प्रजाति है, ये हमने कम टाइम में लॉन्च किया, कम टाइम में। अगर कुदरत इसको करती है, कुदरत इसको करती है, एक नया प्रजाति बनाती है कुदरत, तो उस प्रजाति बनाने में कुदरत को मिलियंस ईयर लगते हैं। कितने ईयर लगते हैं? टॉपिक ये है, अगर नया ब्रीड बनाना है तो इंसान अगर करेगा तो नया ब्रीड जल्दी बनेगा, हार्डली 20 ईयर में बन जाएगा, 10 साल में बन जाएगा। लेकिन कुदरत अगर करना चाहती है एक नया ब्रीड, नया प्रजाति, तो नया प्रजाति बनाने में कुदरत को कितने ईयर लगते हैं? मिलियंस ईयर। आपको समझ में आ रहा है? जैसे हम हैं होमो सैपियन सैपियन, हमको बनाने में कुदरत को मिलियंस ईयर लगे, लेकिन आज का इंसान ऐसे टेक्निकली डीएनए को मिक्स करके एक नया प्रजाति बना सकता है जो लगभग 5 साल 10 साल के अंदर हो सकता है। आपने वो हाइब्रिड वाला कंसेप्ट पढ़ा है क्या? लाइगर, लास्ट टाइम बोला था मैंने, टाइगर और लायन को क्रॉस करो, टाइगर लायन क्रॉस करो, क्या बनेगा? लाइगर। ऐसे अलग अलग प्रजातियां अभी इसमें है, लेबोरेटरी में है, रिसर्च में है। तो सर वो डॉग का एग्जांपल ले रहे हैं, डोमेस्टिकेट का मतलब मैंने वही बोला था, हमने डोमेस्टिकेट एनिमल रियरिंग किए थे। एक दो प्रकार के एनिमल होते हैं, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, जंगली कुत्ते और घरेलू कुत्ते, फर्क है दोनों में। पहले कुत्ते जंगली थे, हमने उनको घरेलू बनाया, ऐसा। ठीक है सर। तो इन्होंने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो बहुत कम टाइम में होता है। ठीक है बेटा? हाँ। और कुदरत अगर ये करना चाहती है, हाँ, इंसान ने सर नया प्रजाति बनाया, इंसान ने नया प्रजाति बनाया, कितने साल में बनाया? 100 साल में बना दिया नया प्रजाति, इसलिए आपको नए नए डॉग मिल रहे हैं अभी। लेकिन अगर कुदरत ये करना चाहती है, नया प्रजाति बनना चाहती है, तो कुदरत को कितने साल लग सकते हैं? क्योंकि कुदरत जो इवोल्यूशन करती है, कुदरत जो वेरिएशन करती है, वो धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता, एकदम से नहीं होता। हमारी जो सूरत है वो बदलने में और कई साल लगेंगे, तब जाके इंसान और कुछ अलग बन जाएगा। पहले अलग था, अभी है कुछ और अलग बनेगा, लेकिन बहुत टाइम लगेगा उसको। ये मेरा बोलना है। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, पैराग्राफ समझ में आया? कौन सा पैराग्राफ था? कुदरत को किसी नए प्रोसेस को लॉन्च करने में क्या लगते हैं? मिलियंस ईयर। और हम हाइब्रिड क्रिएशन करके, ब्रीडिंग करवा के नया प्रजाति बना सकते हैं 100 ऑफ ईयर्स में। ऐसा ये कंसेप्ट है। ये टॉपिक है क्या? देखो, हाँ या ना बोलो। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, कहानी सुनो। ये दो बटरफ्लाई की कहानी है, ये दो बटरफ्लाई की कहानी है। इसमें ये दो बटरफ्लाई जो है, इसमें एक है बेटा, एक बटरफ्लाई है वाइट कलर वाला और दूसरा है ब्लैक कलर वाला। ऐसे ब्लैक एंड वाइट दो कलर के बटरफ्लाईज है। अब ये दोनों बटरफ्लाईज जो होते हैं, तो एक कंडीशन में एक बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम होता है, दूसरे में दूसरे का पॉपुलेशन कम होता है, दोनों बराबर के नहीं रहते। मैंने क्या बोला, रिपीट करता हूँ। दोनों बटरफ्लाई में से एक का पॉपुलेशन कम होगा, दूसरे का अपने आप बढ़ेगा। और सेकंड फेज आएंगी
जिसमें एक बटरफ्लाई का पॉपुलेशन और बढ़ेगा, दूसरे का और कम होगा। मतलब नहीं समझा सर, समझाता हूँ। इसको बोलते हैं बेटा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। जैसे एक आदमी है, मतलब जैसे एग्जांपल सुनो, सुन मेरी बात। ये दो आदमी हैं, ए और बी, ये दो आदमी हैं। एग्जांपल लेते हैं 1850 में, उसमें से ए नाम का आदमी रिच था, रिच, और बी पुअर था। कब? 1850 में। जैसे 1950 आया, वो जिंदा रहे बेटा, तो बोलेंगे कैसे? उसमें से सर बी रिच हुआ, ए पुअर हुआ। समय बदलता है, समय का चक्र बदलता है, कभी खुशी कभी गम। हाँ, स्टेबल नहीं रहता। दैट इज वेरिएशन। पहले ए बहुत रिच था, बी पुअर था, अभी ए पुअर हो गया, बी रिच हुआ। समय के हिसाब से ऐसा होता है। आप 10वीं में बहुत होशियार थे, बहुत परसेंट है आपको, 90% के ऊपर आए, आपने पढ़ाई किया था उस वक्त। लेकिन अगर वो आप फॉलो नहीं करेंगे, खुद में चेंजेस नहीं लाएंगे, उससे थोड़ा और बेहतर नहीं करेंगे, तो परसेंटेज डाउन होगा, डाउन होगा। अगर आप बेहतर नहीं करेंगे तो, अगर वेरिएशन नहीं लाएंगे तो खुद में, ये बात है, ये सब पे लागू होती है, ये मुझ पे लागू होती है। मैं भी रोज खुद के अंदर चेंजेस करते रहता हूँ। आप भी सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, ये होना चाहिए बेटा। तो जैसे मैंने बोला, ये कौन से कलर का होता है? ये व्हाइट। ये कौन से कलर का है? ब्लैक। अब कहानी क्या है वो सुनो। इन दोनों को मैं एक नाम देता हूं। ये बटरफ्लाई को मैं बोलूंगा मॉथ। क्या बोलूंगा? मॉथ। याद रख बेटा, ठीक है? हाँ, तो पहली बात, ये कहानी कहाँ की है? इंग्लैंड की है। ये कहानी इंग्लैंड की है। उस समय क्या हुआ था, आप जरा एक पेड़ को देख लो। ये पेड़ है, ये बात है 1850 की। इंग्लैंड में एक बगीचे वगैरह हुआ करते थे, जहाँ पे ऐसे एरियाज रहता है, मतलब एक क्लियर एरिया रहता है, प्लेन एरिया, वहाँ की ये पेड़ है। एक्चुअल में ये जो पेड़ है, दिख रहा है आपको, ये पेड़ व्हाइट कलर का है। अब पेड़ व्हाइट कलर क्यों है? क्योंकि इस पेड़ के ऊपर एक चीज आ गई है, लाइकेन। कौन आया है? और लाइकेन सफेद कलर का होता है, तो उससे पेड़ सफेद हुआ। अब इस पेड़ पे दो बटरफ्लाई बैठ गए, एक ब्लैक था और एक सफेद था। कहानी क्लियर है, दो बटरफ्लाई बैठे, ब्लैक और व्हाइट। बताओ, पेड़ अगर व्हाइट है तो कौन सा बटरफ्लाई मैच होगा? व्हाइट वाला। तो आपको एक चीज ऑब्जर्व हो रही है कि व्हाइट वाला बटरफ्लाई थोड़ा इनविजिबल हो गया, और कौन सा क्लियर दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा है। तो इस पेड़ के अगल बगल में कुछ पंछी घुमा करते थे, बर्ड्स, वो शिकारी थे। तो उनको कौन सा बटरफ्लाई जल्दी नजर आएगा? ब्लैक वाला। तो इसकी शिकार शुरू हो गई। तो ये ब्लैक कलर का बटरफ्लाई हुआ प्रे, और वो हुआ प्रेडिटर्स। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो कम होना शुरू हुआ, क्योंकि पंछी इसी को मार रहा था। तो यहां मैं बात करूंगा पॉपुलेशन की। तो बताए बेटा, 1850 के दौरान इंग्लैंड की बात है, कौन सा बटरफ्लाई का पॉपुलेशन कम होगा, किसका ज्यादा होगा? ये व्हाइट था, ये ब्लैक है। बता, व्हाइट वाले का पॉपुलेशन बढ़ता और ब्लैक वाले का पॉपुलेशन, ये क्लियर हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पेड़ कौन से कलर का था? व्हाइट, लाइकेन की वजह से। अब व्हाइट वाला जो है उसको मैच कर रहा था, और ब्लैक वाला मैच नहीं कर रहा था, ब्लैक की मौत हो रही थी, तो ब्लैक का पॉपुलेशन डाउन डाउन डाउन। इतना क्लियर हुआ? हाँ, तो मैंने आपको ये समझाया अभी। तो ये सफेद कलर का पेड़ जिसपे लाइकेन आया हुआ है, उसमें दो तरह के बटरफ्लाई बैठे हैं। एक खुद व्हाइट बैठा है जो नजर नहीं आ रहा, और एक ब्लैक बैठा है जो नजर आ रहा। व्हाइट नजर नहीं आ रहा। तो सर 1850 के दौरान, तो ये जो व्हाइट वाला बटरफ्लाई है इसका पॉपुलेशन बढ़ गया, और ब्लैक वाले का पॉपुलेशन कम हुआ। अब दौर चेंज हुआ। इंग्लैंड में इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा आ गई, इंडस्ट्रियल लेवल बढ़ गया इंग्लैंड में।
क्योंकि वही इंडस्ट्री इधर भी आई थी, जो लोग उधर आए थे, ब्रिटिश लोग। तो सर बात है लगभग 1930 के दौरान या 1920 के दौरान। ये जो पेड़ है सर, ये वाइट वाला पेड़, ये वाइट वाला पेड़, इसी के आजू बाजू में इंडस्ट्री ओपन हो गई सर, इसी के आजू बाजू में इंडस्ट्री ओपन हो गई। इंडस्ट्री से ब्लैक कलर का धुआं पेड़ के ऊपर आने लगा सर। और मैं पहले आपको एक चीज समझा दूं, इस पेड़ के ऊपर कौन बैठी थी? लाइकेन। और लाइकेन की एक खासियत है, हाँ, जहाँ पोल्यूशन है वहां पे रहती नहीं है, वो भाग जाती है वहां से। तो पेड़ को छोड़ के लाइकेन भाग गई। क्यों? उसको गर्मी हो रही थी वहां पे। वो एक पोल्यूशन सेंसेबल होता है। मतलब लाइकेन की एक खासियत है, याद रखो, सवाल आता है ये, पोल्यूशन सेंसिटिव होती है वो। अगर पोल्यूशन बढ़ गया, एयर पोल्यूशन या फिर ये एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, अगर गर्मी बढ़ गई, वो भाग जाती है। तो सर पोल्यूशन से लाइकेन चली गई। और ये एरिया जो होता है, मैंने पहले बोला, वो कलर मैं आपको ऐसे शो करता हूँ। इसमें से इसको ब्लैक कलर मानिएगा, हाँ, क्योंकि ब्लैक ड्रॉ के तो वो दिखेगा नहीं आपको। तो सर इसके ऊपर ब्लैक कलर का जो धुआं है, काले कलर का कार्बन का धुआं, वो बैठना शुरू हुआ। काले कलर का, ब्लैक कलर का धुआं इसके ऊपर बैठना शुरू हुआ, पूरा पेड़ काला हो गया। अगर ये पूरा पेड़ काला हो गया तो उसमें वो काले कलर का बटरफ्लाई बैठा और एक व्हाइट कलर का बटरफ्लाई बैठा। अब बताओ, एक काले कलर का बटरफ्लाई है जो नहीं, आपको दिख नहीं रहा है क्योंकि वो पूरा काला कलर है, समझ रहे बात को? और एक कौन सा बटरफ्लाई है? व्हाइट कलर वाला। अब बताओ क्या होगा? पेड़ काला बन गया, उसके ऊपर दो बटरफ्लाई बैठे, काला और ब्लैक, सॉरी ब्लैक और व्हाइट वाला। कौन सा बटरफ्लाई बचेगा, कौन सा कम होगा? मतलब कौन सा ज़्यादा होगा, कौन सा कम होगा? इस कंडीशन में सर ब्लैक वाला बटरफ्लाई ज़्यादा होगा, व्हाइट वाला बटरफ्लाई। ये आपको रीज़न समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। तो बिफोर इंडस्ट्री कौन सा बटरफ्लाई ज़्यादा था? आफ्टर इंडस्ट्री पेड़ काला हो गया, काला कलर का बटरफ्लाई उसमें मैच हुआ, तो व्हाइट वाला जो बटरफ्लाई है वो मरना शुरू हुआ। तो आफ्टर इंडस्ट्रीज ब्लैक वाला बढ़ गया और व्हाइट वाला बटरफ्लाई, पॉपुलेशन कम हो रहा है। सर इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि एक पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, अगर मिक्स में रहता पॉपुलेशन तो। सर ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज सर एक घटना घटी, कुछ भी घटना, सर कौन सी घटना हुई? इंडस्ट्री आई, एटमॉस्फेयर बदल गया। एटमॉस्फेयर बदलने से एक प्रजाति पे असर हुआ। ऐसा ही होता है, मेरी बात सुनो, इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सुन मेरी बात बेटा, अगर ये यहाँ पे दो तरह की प्रजाति है, ए और बी, दोनों साथ में रह रहे हैं, अगर ऐसी कोई घटना घटी, कुछ भी हो सकता है, उसमें एक प्रजाति मर जाएंगी, दूसरी जिंदा रहेंगी। ऐसा समझा मैंने क्या बोला? तो जैसे गांव में दो तरह के लोग हैं, ए और बी। गांव में बाढ़ आ गई, अब जिसको तैरना है वो बचेगा, जिसको तैरना नहीं आता वो मर जाएगा। हम कैसे उस इवेंट्स में खुद को मैनेज करते हैं, वो डिपेंड करता है। अब सर इसने क्या करना चाहिए था फिर? बेटा वो जो ब्लैक कलर का जो बटरफ्लाई है, वो ब्लैक कलर का बटरफ्लाई बच रहा था, व्हाइट वाला मर रहा था बाद में। तो अगर ऐसा देखो, इसमें व्हाइट वाला बच सकता था, कैसे बच, वो देखो कहानी कैसी है। अगर व्हाइट वाले को पता चल जाता कि फ्यूचर में ये पेड़ ब्लैक होने वाला है, व्हाइट वाले बटरफ्लाई को पता चलता कि फ्यूचर में पेड़ क्या होने वाला है? ब्लैक। तो मुझे भी खुद के अंदर चेंजेस करवाने हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। क्या बोलते हैं? अगर ये व्हाइट वाला बटरफ्लाई खुद को ब्लैक करवाता तो बच सकता था। समझ रहे मेरी बात को? जैसे एग्जाम्पल, ये दो जन है, मैंने क्या बोला? ए वाले को स्विमिंग आती है, बी वाले को स्विमिंग नहीं आती। अब इनको पता चला कि फ्यूचर में अगर बाढ़ आ गई, फ्यूचर में अगर बाढ़ आ सकती है तो हमें बचना चाहिए। तो ए वाला तो रेडी था ना बाढ़ के लिए, लेकिन बी वाले ने अगर स्विमिंग सीख लिया होता तो शायद वो भी बच सकता था। कहानी क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसी बातें हैं वो। अगर आपकी एग्जाम है, कल आपकी एग्जाम है रे, 1 तारीख है ना कल,
कि नहीं है? एक है ना तारीख। तो जो बच्चा प्रिपरेशन करेगा एग्जाम अच्छे से क्रैक करेगा, जो नहीं करेगा वो एग्जाम क्रैक नहीं करेगा। तो आपको आपके अंदर चेंजेस लाने हैं, वही तो हम सीख रहे हैं तब से। ऐसी बात है वो। तो फास्ट रिपीट करो। 1850 में किसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी? 1920-30 में पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा हो गई? कारण पता ना क्या हुआ तो? हाँ सर, ओके। 1920 की बात कर रहे हैं वो। दोनों के नाम लिखो। जो ब्लैक वाला है उसका, जो व्हाइट वाला है उसका नाम है बेटुलारिया। आप इतना ही लिख लो, बेटुलारिया, वो उसके जीनस है, बेटुलारिया लिखो। जो व्हाइट वाला है उसका नाम है बेटुलारिया। एनसीईआरटी में नहीं है वो, इसलिए मैंने बोला लिखो। व्हाइट वाले का नाम है बेटुलारिया और ब्लैक वाले का नाम है कार्बोनारिया। ब्लैक वाले का नाम कार्बोनारिया, व्हाइट वाले का नाम बेटुलारिया। सर इसको कैसे याद रखना? देख बेटा, कार्बन कौन से कलर का होता है? मोस्टली ब्लैक मानते हैं अपन। कार्बन कौन से कलर का? तो कार्बोनारिया मतलब कार्बन जैसा। कार्बन कौन से कलर का होता है? ब्लैक। तो ब्लैक वाला क्या हुआ? कार्बोनारिया मतलब ब्लैक, कार्बन ब्लैक। ऐसे ऐसे याद रखना इसको। ये डायग्राम किताब की आपकी है। इसमें दो तरह के मौत है, एक वाइट वाला और वो उन्होंने दूसरा कलर शो किया, वो एक्चुअली ब्लैक वाला है। ब्लैक मतलब थोड़ा सा ग्रे होता है वो। देखो एक का नाम है व्हाइट और एक का नाम है बेटा डार्क। इसके डार्क क्यों है? इसमें एक पिगमेंट ज्यादा है इसलिए वो डार्क है। पिगमेंट का नाम क्या है? मेलेनाइट्स, मतलब मेलानिन। ये पंछी था जिनको खा रहा था। अभी आपको एक फील होगा, अगर पेड़ ब्लैक है तो ब्लैक जल्दी दिखता नहीं है। पेड़ अगर ब्लैक है तो व्हाइट जल्दी अपीयर होता है, तो इसके शिकार जल्दी होंगी। ओके। ये लाइन ओपन करो। तुला बरं नाही वाटत आहे का? ओके, ठीक है। ये टॉपिक ओपन करो, कहीं लिखा है क्या देखो। हो गया अपना बटरफ्लाई वाला, हो गया वो टॉपिक। हाँ, लिखा है ना? तो सुनो, मैंने आपको वही बोला अभी अभी। ये प्लेट है, इस प्लेट में तीन जन है, ए बी सी। इस प्लेट में तीन जन है मतलब मिक्स पॉपुलेशन है, इसमें मिक्स पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में जो व्यक्ति खुद को बेटर एडाप्ट कर, कंडीशन कुछ भी आ रही हो, जैसे कि यहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री हो गया है या यहाँ का टेम्परेचर 45 डिग्री हो गया है। अब इस टेम्परेचर में इन तीनों में से जो खुद को एडाप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा और वही ग्रोथ करेगा। इस टेम्परेचर को जो झेलेगा मतलब एडाप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा। तो क्या लिखा? मिक्स पॉपुलेशन में जो खुद को एडाप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा
और वही इसका पॉपुलेशन बढ़ेगा। अब इन तीनों में से ये जो बी वाला होता है, बी पॉपुलेशन, इसने खुद को एडप्ट किया इस टेम्परेचर पे, तो वो सरवाइव करेगा और उसका ही पॉपुलेशन आगे जाके बढ़ेगा। बताओ बी का पॉपुलेशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उसने खुद को क्या किया, उस एटमॉस्फेयर में एडप्ट किया, सरवाइव किया और ग्रोथ की। समझ रहे? एडप्ट किया, सरवाइव किया, ग्रोथ की। ग्रोथ माने रिप्रोडक्शन। इसलिए आपको ये कॉलोनी ज़्यादा मिलेगी वहाँ पे, जो इस टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाएगी, झेल पाएगी। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? हाँ, अगर आपको किसी जगह पे वो वाली प्रजाति बहुत मिल रही है, कोई प्रजाति बहुत ज़्यादा दिखती है अपने को, इसका मीनिंग है वो प्रजाति वहाँ पे एडप्ट हो चुकी है अच्छे से। आपको कैमल डेजर्ट में ही मिलेगा मोस्टली, क्योंकि उसने खुद को वहाँ पे एडप्ट कर लिया है। आपको डेजर्ट में हाथी नहीं मिलेगा, कैमल ही मिलेगा। कैक्टस आपको कहाँ मिलेगा? यहाँ आगे नहीं, राजस्थान में मिलेगा, मतलब डेजर्ट वाले एरिया, क्योंकि उसने एडप्ट कर लिया है खुद को। हाँ, बर्फ वाली अलग चीज होती है। पेंगुइन कहाँ मिलेगा आपको? पेंगुइन कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका, आर्टिक में, जहाँ पे बर्फीला एरिया हो वहाँ मिलेगा, क्योंकि उसने एडप्ट कर लिया है खुद को। ऐसे होता है बेटा। और जो खुद को एडप्ट नहीं करता, जो खुद में वेरिएशन नहीं लाता, जो खुद में वेरिएशन नहीं लाता, वो टोटली क्या हो जाता है? हो जाता है, वो चला जाता है, जो खुद को एडप्ट नहीं करता। ये लाइन याद रखो, ये स्टेटमेंट में आती है। सिंपल सी कहानी है बेटा इनकी। मैं आपको एनसीईआरटी डिकोड करके दे रहा हूँ, इसके मीनिंग समझा रहा हूँ, ये है क्या। सर ये टॉपिक क्या है? अब मेरी बात सुन, ये टॉपिक क्या है? आपको घर वाले बोलते हैं कुछ, मतलब पढ़ाई के बारे में? कुछ नहीं सर, बहुत कुछ, बहुत तो लगाइए। आपको घर वाले बोलते हैं तो आप उसको माइंड पे लेते हो कि वो आदत बन चुकी है। सवेरे सवेरे बोलना नहीं चलेगा, वो रेडियो शुरू हो जाता है, मतलब बोलना शुरू होता है, बचपन से वो आदत हो जाती है। मतलब आप उस बात को, मतलब ये बोलना है मेरा, आप हैबिचुअल हो चुके इस बात से, आपको नया नहीं है कुछ, मतलब आपको रजिस्ट हो चुके हैं आप में अंदर वो बातें, आप इसको सह लेंगे अभी, ऐसा ही ना? हाँ, बोलना पड़ेगा आपके पेरेंट्स को, आपके बच्चे ऐसे बोल रहे थे, आदत हो गई है, बोलते रहते हैं, बोलना पड़ेगा। हाँ, आदत हो गई सर हमें। हाँ, सुनो, अ, अब मेरी बात सुनना बेटा, मेरी बात सुनना बराबर। सर एक प्लेट है जिसमें हमने 3 माइक्रोब्स लिए, ए माइक्रोब्स, बी माइक्रोब्स और सी माइक्रोब्स। मैंने 3 माइक्रोब्स लिए बेटा प्लेट में, और मुझे ये माइक्रोब्स ढूंढना है किसकी पावर ज़्यादा है, जो जल्दी नहीं मरेगा, मुझे ढूंढना है वो। मैं क्या करूँ? मैं इस प्लेट के अंदर एक एंटीबायोटिक रखूँगा, एंटीबायोटिक ड्रग्स है, या फिर भी और ड्रग्स रखूँगा। मुझे सिलेक्शन करना है अच्छे प्रजाति का, जिसकी पावर ज़्यादा है, जल्दी नहीं मरता वो, जिसको हाई डोज चाहिए तब मरेगा वो। तो मैंने क्या किया, एंटीबायोटिक या ड्रग्स इस प्लेट में रख दिया। तो जैसे मैंने प्लेट में रखा, तो मुझे पता चला कि उसमें 2 प्रजातियां वाइप आउट हो गई है, ए, और दूसरी प्रजाति है सी। ये दोनों प्रजातियां मर गई हैं। तो कौन सी प्रजाति बची बेटा वहां पे? बी। इसका मतलब डायरेक्ट सिलेक्शन हुआ। ये मुझे पता चला इस हाई डोज की वजह से बाकी प्रजाति मर सकती है और एक प्रजाति इसको सहन कर सकती है, तो मैंने उस प्रजाति को सिलेक्ट किया जो उसको सहन कर सकते, बराबर है। तो क्या सिलेक्ट किया मैंने?
हाईली रेजिस्टिव माइक्रोब्स। क्या सिलेक्ट किया मैंने? जो सहन कर सकता है, दैट इज डायरेक्ट सिलेक्शन। इजीली है, समझ में आया मैंने क्या बोला आपको? इजीली है सर। माइक्रोब्स अगेंस्ट विच एम्प्लॉय एंटीबायोटिक और ड्रग्स अगेंस्ट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो आप डायरेक्टली बेटा सिलेक्ट कर सकते हो उसको। ये हो गया माइक्रोब्स के बारे में। अब बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। सुनो मेरी बात बेटा, सुन मेरी बात। सर ये 3 तरह के प्लांट है। ये पहला प्लांट है, यहाँ पे सर ये दूसरा प्लांट है, और यहाँ पे सर ये तीसरा प्लांट है। ये 3 प्लांट है सर। इन तीनों के ऊपर मैंने, आपको पता है खेत में घास आती हैं, अनवांटेड घास, जिसके ऊपर आपको कुछ केमिकल डाल के उनको खत्म करना पड़ता है। एक तो आप डालेंगे उसके ऊपर वीडीसाइड, हर्बिसाइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको? हर्बिसाइड, वीडीसाइड। या सर खेत में कीड़े आए हैं और कीड़ों को मारने के लिए होता है पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड, हाँ। तो स्पेशली मैं यहाँ पे हर्बिसाइड की बात करूँ या पेस्टिसाइड की बात करूँ? पेस्टिसाइड फॉर पेस्ट होता है, मैं बात करूँगा हर्बिसाइड की। तो मैं इनके ऊपर बेटा हर्बिसाइड स्प्रे करूँ। मैं क्या स्प्रे करूँ? स्प्रे करूँ। हर्बिसाइड स्प्रे करने से मुझे पता चलेगा कौन जल्दी मरेगा और कौन वहाँ पे रहेगा। तो मुझे बात फील हुई कि हर्बिसाइड जैसे मैंने इनके ऊपर ऐड किया तो इनमें से ये प्रजाति मर गई, ये प्रजाति मर गई, एक प्रजाति बची। इसका मतलब ये प्रजाति होती है हाईली रेजिस्टिव प्रजाति। कौन सी प्रजाति? जो उस केमिकल को भी सहन रही है। इसका मतलब इसके डीएनए में कुछ है, इसके डीएनए में कुछ है। अब ये कहानी सुनो तुम। क्या इन तीनों को पता है क्या मैं इनके ऊपर केमिकल ऐड करने वाला हूं? बात सोचो, पहले गहरी बात है, सोचो बात। क्या इन तीनों को पता है क्या रंगे सर आने वाले वो केमिकल यहाँ पे ऐड करने वाले? नहीं पता। जैसे मैंने सरप्राइज उनके ऊपर केमिकल ऐड किया, दोनों मर गए, एक बचा। इनको इसको पता था कि रंगे सर आने वाले केमिकल लेके? नहीं। ये बंदा पहले से रेडी था, ये बंदा पहले से रेडी था। इसके डीएनए में पहले से चेंज हो गए थे। पता ये क्यों बचा? इसलिए बचा क्योंकि इसके डीएनए में पहले से वेरिएशन हो गए थे। क्या हो गए थे? हाँ। सिर्फ वहां पे एक चांस आया और उसमें बच गया। ऐसा नहीं कि इसको पता था कि रंगे सर आएंगे केमिकल लेके, नहीं। इसने पहले से ही खुद में बदलाव करना शुरू कर दिया। बस उसको एक मौका मिला खुद को प्रूव करने का, मौका मिला खुद को प्रूव करने का। समझ रहे बात? जैसे आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, पढ़ाई करते जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि टेस्ट कब होगा, आपको सिर्फ इतना पता है कि मुझे पढ़ना है रोज का। आप पढ़ाई करते जा रहे हैं, एक टाइम में मैंने सरप्राइज ले टेस्ट ली, सरप्राइज टेस्ट लिया मैंने, सरप्राइज। अब उस सरप्राइज टेस्ट में एक जन आउट ऑफ आया, आया या अच्छे मार्क मिले उसको। तो उसको पता था कि रंगे सर सरप्राइज टेस्ट लेंगे? नहीं। लेकिन वो रोज पढ़ाई करता था। दैट इज द वेरिएशन। ये और ये केस सेम है। आपको ये पैराग्राफ समझ में आया? क्या पैराग्राफ है? मुझे हाईली रेजिस्टिव क्या सिलेक्ट करना है? माइक्रोब्स, ये प्रजाति सिलेक्ट करनी है। मुझे यहाँ क्या सिलेक्ट करना है? एक क्रॉप सिलेक्ट करना है जो हर्बिसाइड से लड़ सके। क्लियर हुआ? और दूसरा है बेटा ये कीड़े, ये भी सिलेक्ट मुझे करना है पेस्टिसाइड से कि सबसे रेजिस्टिव कीड़ा कौन सा है, पेस्ट कौन सी है। सो दिस इज द पैराग्राफ। इसको डिकोड किया हमने, पूरा दिमाग में बैठ गया पैराग्राफ क्या है ये। कहानी के रूप में बताना, मतलब समझना उसको कि ऐसा ऐसा बोला था सर ने, जब भी आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी, सर ने ये बोला था। एनसीईआरटी को डिकोड करना है हमें। इसके बाद ये पैराग्राफ है क्या कि दूसरा है? यही है ना? इसमें 2 शब्द टिक करके रखो, आईएमपी है। एक का नाम है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, दूसरे का नाम होता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस। दोनों टिक करो। एक का नाम है एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, दूसरे का नाम है स्टोकेस्टिक प्रोसेस।
किया ठीक। अब मेरी बात सुनो, बताओ प्लेट किसने ली थी? मैंने। उसमें प्रजाति किसने रखी थी? वो रखी थी ना प्रजाति हमने, पता है ना कौन सी प्रजाति, ए बी सी। वो माइक्रोब्स रखे थे ना बेटा, किसने रखे थे? हमने। उसमें वो एंटीबायोटिक किसने ऐड किया था, ड्रग्स? हमने। मतलब पूरा एक्सपेरिमेंट किसने किया? हमने। क्यों किया एक्सपेरिमेंट? ताकि आपको कम टाइम में, विद इन अ शॉर्ट टाइम, आपको क्या सिलेक्ट करना है? हाईली रेजिस्टिव स्पीशीज सिलेक्ट करना है आपको। ये सब किसने किया? आपने। तो आपने किया, इसलिए इस एक्शन को बोलते हैं बेटा एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। कौन सी एक्शन? द एक्शन परफॉर्म बाय ह्यूमन। द एक्शन परफॉर्म बाय, ताकि वो बेटर प्रजाति सिलेक्ट कर सके, इसलिए इसका नाम ये है। और ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, इससे आपको अच्छी प्रजाति मिलती है। ये प्रजाति जो आपको मिलती है, ये प्रजाति तो तुरंत मिलती है आपको। तुरंत का मतलब होता है आपको ये मंथ में या ईयर में मिल जाएगी। इसके लिए आपको सेंचुरी, मतलब इतना समय रुकने की जरूरत नहीं है। अच्छी प्रजाति सिलेक्ट करने के लिए आपको 100 साल रुकने की जरूरत नहीं है। अगर आप खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपको कुछ महीनों में अच्छी प्रजाति मिल जाएगी। समझ में आया? अगर ये कुदरत एक्सपेरिमेंट करेंगी तो 100 साल के ऊपर लगाएंगी। इंसान के अगर जरिए एक्सपेरिमेंट होगा तो इंसान इसको कब परफॉर्म करेगा? मंथ या फिर ईयर में। समझ रहे बात को? हाँ, ऐसी बात है बेटा ये। जैसे आप अगर कहीं चल के जा रहे हो तो समय लगेगा वहां पहुंचने में। बड्डेरा जा रहे हैं यहाँ से बाय वॉक, टाइम लगेगा। वही बाइक से जा रहे हो जल्दी पहुंचेंगे। मतलब ह्यूमन के जरिए अगर एक्सपेरिमेंट हो रहा है जल्दी हो जाएगा, ऐसा इनका बोलना है। क्लियर हुआ? कौन सी एक्शन? और दूसरा ये, मैं पहले आपको बता दूं, इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन का मतलब खुद में बदला होके कुछ बनना। तो जैसे जैसे यहाँ पे ए है सर, मेरी बात सुनो, बड़ा खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में। ए है प्रजाति, इसको बोलते हैं ए स्पीसीज। वे स्पीसीज अगर ये खुद को इवॉल्व करेगी, इवोल्यूशन का मतलब इसके अंदर क्या होंगे बेटा, तो इसका फ्यूचर में क्या बनेगा, इसका फ्यूचर में क्या होगा, ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इसका फ्यूचर में क्या होगा, मतलब इसके क्या रिजल्ट आएंगे आप नहीं बता सकते। एग्जैक्टली मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्टली फ्यूचर में कैसा बनेगा थोड़ा बहुत पता है। इसका ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, इससे कुछ भी बन सकता है। मतलब जिस बात को आप श्योरली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उस बात को मैं क्या नाम दूं? मतलब सर, वी कैनॉट प्रेडिक्ट इट, दैट्स अ प्रोसेस कॉल्ड एज, लिखो वहां पे, वी कैनॉट प्रेडिक्ट इट, अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं उसको, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल, हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सर। स्टोचस्टिक प्रोसेस का मतलब वही है, इवोल्यूशन वही है बेटा। आज से मिलियंस ईयर के बाद हमारे ह्यूमन की किसी शक्ल कैसे होंगी पता नहीं सर, लेकिन ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा 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 हो सकता है। एग्जैक्टली ऐसा होगा ये नहीं बोल सकते। डीएनए भाई कैसा भी हो सकता है म्यूटेट, हमारे डीएनए में म्यूटेशन कैसा भी हो सकता है, कुछ बोलते नहीं आता। एक साइंटिस्ट थे, बात करूंगा मैं आगे, उन्होंने दो प्लांट को क्रॉस किया। सुनो, एक के फूल थे पर्पल कलर के और एक के फूल थे व्हाइट कलर के। देखो कुछ भी हो सकता है, एक के पर्पल एक व्हाइट फ्लावर थे, ऐसे प्लांट थे, क्रॉस किया। क्या फूल मिलना चाहिए आगे? क्रॉस करने के बाद जो बच्चा बनेगा उनका नया पेड़, कौन से फूल बनने चाहिए? पर्पल व्हाइट के कॉम्बिनेशन। हाँ, मतलब पर्पल व्हाइट का कॉम्बिनेशन, या फिर वो अगर मैं पकड़ू डोमिनेंट वाला कैरेक्टर तो हो सकता है पर्पल मिले, उसको पिंक फ्लावर आए। कौन से फ्लावर आए? ऐसे कैसे हो गया? वही तो मैं बोल रहा, ऐसे कैसे हो गया?
प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो गया? कुछ ज़्यादा ही चेंजेस नहीं हुआ क्या डीएनए में? हद से ज़्यादा चेंजेस हुआ डीएनए में ऐसा? अगर आप 10 मार्क के ऊपर है, 10 का 20 होगा, 20 का 30 होगा, 30 का 40 होगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे ऐसे। एक बच्चा है, पहले एग्जाम में फेल हो गया, दूसरे में टॉप ही आया एकदम, पहला रैंक। इज इट सरप्राइज कि उसने मेहनत किया, या स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए था उसको? सुनो, आपके प्रेडिक्ट करेंगे, अगर इसको 10 मार्क मिले तो नेक्स्ट 20 मिलेंगे, 30 मिलेंगे, आप प्रेडिक्ट करेंगे ऐसा, उसको 40 मिलेंगे, 50 मिलेंगे, बाद में उसको 100 मार्क आएंगे। उसको डायरेक्ट जीरो से क्या हीरो बन गया वो तो, मतलब जीरो से डायरेक्ट कितने मार्क आए? 100। मतलब प्रेडिक्ट नहीं किया था आपने ऐसा कुछ, लेकिन हुआ वो चीज़। उसने खुद में बहुत सारे वेरिएशन लाया विद इन अ शॉर्ट टाइम। ये होता है कभी कभी वेरिएशन, आप बहुत कुछ टाइम के अंदर भी कर सकते हो। जैसे कोई बंदा है जो 6 घंटे पढ़ रहा था, डायरेक्ट उसने जंप लगे 13 घंटे पढ़ रहा है वो, तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। मैं वो बात कर रहा हूँ, वेरिएशन कभी कभी फास्ट हो सकता है। आपको दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ? डीकोड हो गया ये? पता है म्यूटेशन क्या होता है? चेंजेस। व्हाट इज म्यूटेशन? ये आपके जीवन में अप्लाई करो, कर रहे कि नहीं कर रहे, जैसे थे वैसे मत रहो। अगर अच्छे हैं और उससे अच्छे बनो, अच्छे से बुरा मत बनो। तो चेंजेस बोला आपने, बेटा अच्छे से और अच्छे बनो, और अच्छे बनो, जितना बेहतर हो सके उतने अच्छे बनो। अच्छे बनने का मतलब है पढ़ाई में बेहतर बनो, पढ़ाई में बेहतर बनो। आज की बातें समझ में आ गई? आपके जवाब नहीं आए ना, तो ऐसा हो रहा है कि फील कि आपको नहीं समझ में आया। मैं रिपीट करता हूँ, आज की बात समझ में आ गई? पूरा क्लास नहीं बोला, आज की बात समझ में आ गई? हाँ। दिमाग ऐसे हैंग हो गए क्या?